अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। ओ जी, भारत वाले बड़ा कहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड मिल गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो अवार्ड मिल गया। तो जी अब चाइना ने जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एक चाइना का रॉकेट जो है मतलब मॉडल जो है रॉकेट का वो गिफ्ट किया है। और साथ ही साथ जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी कोई बेल्ट शर्ट दे दी है। अब कहने वाले तो जी बातें करने के लिए तो आपको पता है पाकिस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जी ये जो रॉकेट दिया है उन्होंने, यानी जो मॉडल दिया है, रॉकेट का मॉडल जो दिया है वो ये कह के दिया है कि भाई ये हमने नया रॉकेट बनाया है और अगर आपने हमारे पैसे वापस ना किए तो इसी रॉकेट पे बिठाकर हम आपको पता नहीं कहाँ पे भेज देंगे, कौन से प्लैनेट पे भेज देंगे। वो प्लैनेट का नाम बताया था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है क्योंकि वो चाइनीज उनको नहीं आती है तो उनको समझ नहीं आई, और मैंने सुना है शी जिनपिंग को इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती है, तो इसलिए शी जिनपिंग ने जो है ना वो चाइनीज में ही उनको बताया कि जी ये रॉकेट जो है ना ये हमने स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए डिजाइन किया है कि हमारा इतना पैसा खा खा के बैठ गए, और उसके बाद ये क्या वापस करने के बजाय जो है वो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारा और ज्यादा नुकसान हो जाए। तो इसलिए जी हमने ये रॉकेट आखिरकार तंग आकर पाकिस्तानियों के लिए बनाया है। और अब हम करेंगे ये कि अगर आप लोगों ने जरा भी होशियारी की और आप लोगों ने दोबारा से हमारा पैसा वापस ना करने की ठानी तो बस फिर ये रॉकेट हम आपके लगाकर नहीं, रॉकेट पे बिठाकर बिठाकर कि रॉकेट पे बैठ भी सकता है कोई, पता नहीं, खैर किसी ना किसी तरीके से वो रॉकेट को कहीं पे फिक्स करके बॉडी में और ऊपर कहीं किसी और प्लैनेट पे पाकिस्तानियों को भेजने का काम करेंगे। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि गवादर में जो सीपीसी पे काम हो रहा है, यानी कि जो सी पोर्ट पे काम हो रहा है पाक चाइना इंस्टीट्यूट की तरफ से भी, और पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ना तो वहां पे इकोनॉमी ठहर रही है ना ही कॉरिडोर बन पा रहा है, लेकिन खैर हमारे लिए ठीक है इसलिए कि हमें पैसा चाइना देता रहता है और हम किसी ना किसी तरीके से निकलवा ही लेते हैं। फेज 1 कंप्लीट नहीं हुआ तो फेज 2 शुरू कर लेते हैं, हो सकता है फेज 2 की बरकत से फेज 1 भी हो जाए। ऐसी बातें कर करके हमने चाइना से काफी पैसा घसीट लिया है। अब जी हुआ ये है कि चाइना ने कहा कि जी हमारे वर्कर्स जाते हैं, हमारे जी इंजीनियर्स जाते हैं आपके यहाँ, और उसके बाद वहां पर कभी बीएलए तो कभी टीटीपी तो कभी पता नहीं कौन और पता नहीं कौन, कितने ही तो ग्रुप से हमारे यहाँ इतनी लंबी लिस्ट, भला चाइनीज कैसे याद करेंगे जी। वो जो है वो बार बार टपका देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप कुछ कीजिए। तो अब जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमने, गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि तकरीबन 9.5 करोड़ की बुलेट प्रूफ जो व्हीकल्स हैं या वो यानी गाड़ियां वो ली जाएंगी, और चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए, जी हाँ, चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए ली जाएंगी। अब उसको उसमें हमारे लोग अपने लोग घूमे तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, इसलिए कि आपको तो पता ही है चाइनीज से ज्यादा तो हमारे लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर घूमते हैं। चाइना के नाम पे ये गाड़ियां आ जाएंगी और उसके बाद हमारे ही मिनिस्टर्स और उन्हीं के मामा चाचा भांजे भतीजे वही घूमते फिरते दिखाई देंगे। लेकिन बहरहाल अब कहा यह गया कि जी चाइनीज को कि जी आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आइए और यहाँ पर काम कीजिए, और हमने आपके लिए बुलेट प्रूफ जो है वो गाड़ियां मंगवा ली हैं, और उसमें 9.5 करोड़ जो है वो भी लग गए हैं। अब वो बिल भी किसी वक्त हम जो है वो हाथ के हाथ जो है वो चाइना में ही भिजवा देंगे, और शी जिनपिंग के पास कोई चॉइस नहीं होगी, भाई या तो अपने वर्कर्स बचा लो या पैसा बचा लो। पैसे का क्या है, पैसा फिर आप कमा लोगे, वर्कर्स बचा लो वो ज्यादा जरूरी है। और पाकिस्तान में इतना पैसा इस वक्त चाइना लगा चुका है कि अब चाइना के पास कोई और चॉइस भी नहीं है, यानी वो कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं से आ भी नहीं सकते। अब उनको हर हाल में जो है वो यहाँ पर सीपीसी में काम करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है जब शी जिनपिंग अगले जन्म में आएंगे और तब भी अगर वो शी जिनपिंग ही हुए, और अगर उनको उस वक्त भी उस जन्म में भी अगर प्रेसिडेंट बन गए चाइना के, तो वो बोलेंगे हैं ये अभी तक बन रहा है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इससे कम टाइम में तो ये जो चाइना वॉल है वो तैयार हो गई थी तो ये अभी तक नहीं बना। अरे यहाँ पे तो मतलब ताजमहल भी बन गया होगा इतने टाइम में, लेकिन सीपीसी जो है वो मुझे लग रहा है अगले कई जन्म जो है वो कंप्लीट होने में लगाएगा। तो इसलिए बहरहाल पाकिस्तान ने कहा कि चलो, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा चलो कुछ हम गाड़ियां वाड़ियां ले लेते हैं, बुलेट प्रूफ कार ले लेते हैं, और उसके बाद कह देंगे कि जी ये देखिए जी हमने तो बड़ा काम किया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके साथ मरियम नवाज जो है, दोनों में रेस लगी हुई है कि भला कश्मीर किसके हाथ आएगा। जो नवाज शरीफ साहब है वो बेचारे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी उनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए कश्मीर का,
वैसे तो अगर आप उनको कहीं लाहौर की किसी छोटी मोटे टाउन का भी, अगर पंजाब के किसी टाउन का भी प्राइम मिनिस्टर बना दें तो वो मेरे ख्याल उसमें भी खुश रहेंगे, इसलिए कि वो चाहते हैं कि कहीं के तो प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब से उनकी रिक्वेस्ट है कि भाई, उनके भाईजान की, कि भाई अगर आप लोग जीत जाए कश्मीर में, वैसे तो उस वक्त बिलावल साहब को कहा गया है कि शायद वो जीत जाए, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि नहीं, आप पीएमएलएन भी आ सकती है। तो जी उसमें कहा यह गया है कि जी अगर जीत गए तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। अब ये बंदर बांट जो है वो चल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है, ये आपस में ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसने क्या करना है। मरियम नवाज का ये भी कहना है कि जी अगर बार बार साजिश ना की गई होती नवाज शरीफ के खिलाफ तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती, और नवाज शरीफ साहब ने जो है ना वो पाकिस्तान का मैप ही बदल देना था। वैसे मैप तो कई बार बदलते बदलते रह गया है, और अगर नवाज शरीफ साहब क्या कोई भी इस वक्त भाई लोग भी जिस तरह से काम कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान का मैप कभी ना कभी बदलेगा जरूर। इसलिए कि वो अफगानिस्तान वाले जो है वो भी कह रहे हैं कि ये हमारे एरिया, निकलो फूटो इधर से। उधर बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं हमें आपके साथ नहीं रहना, और केपीके वाले जो है वो पख्तूनख्वा एक अलग ही पता नहीं अपनी कोई कंट्री बनाने में लगे हुए। तो मुझे लग रहा है कि मैप तो चेंज होगा, उस वक्त शायद हम ना होंगे, ये अलग बात है, लेकिन बार बार ये कहना कि जी नवाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ साजिश अगर ना की गई होती तो उन्होंने पाकिस्तान का धुलिया ही बदल देना था, नक्शा ही बदल देना था। लेकिन बात सारी ये कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आखिर साजिश की किसने है, मरियम नवाज ये बताएंगी। क्या पीपल्स पार्टी ने की है, क्या इमरान खान ने की है, क्या मौलाना फजल रहमान ने की है, या फिर भाई लोग ने की है? तो अगर वो ये बता देती तो थोड़ी आसानी हो जाती। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आपको तो पता है आजकल यहाँ पर आइए बारिशों का मौसम है वाला गाना चल रहा है, और उसमें लोगों की जो हालत हुई है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। लेकिन थोड़ा सा एक मरियम नवाज को भी सुन लेते हैं कि वो कश्मीर के बारे में भी ये कह रही है कि अगर उनकी गवर्नमेंट आई तो वो कश्मीर को भी, यानी आजाद कश्मीर पीओके को भी पंजाब बना देंगी। बहुत खतरनाक बात है। मैंने सुना है कि कश्मीर के लोग थर थर कांप रहे हैं जब से उन्होंने ये बात सुन ली है, उनको लग रहा है अरे कहीं वाकई में ना बना दें। सुनते हैं इनको। जहां पर नून लीग की हुकूमत है वहां के हालात देख लो, और जहां नून लीग की हुकूमत नहीं है वहां के हालात देख लो, वोट का फैसला आप आसानी से कर जाओगे। ये है जी सुथरा पंजाब में डूबता पंजाब, ये है सांदा रोड, ये मरियम नवाज साहब के पापा नवाज शरीफ साहब का ये हलका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बारिश का पानी खड़ा है, ये 2 घंटे के बाद के मनाजिर हैं। एक बात बताऊं, जहां पर नून लीग की हुकूमत है वहां के हालात देख लो, और जहां नून लीग की हुकूमत नहीं है वहां के हालात देख लो, वोट का फैसला आप आसानी से कर जाओगे। जी हाँ, बिल्कुल, वोट का फैसला आप आसानी से कर जाओगे। वैसे वोट का फैसला करके करना भी किया, इसलिए कि जाहिर है कि पाकिस्तान में तो वोट के जरिए कोई नहीं आता है, ये एक वैसे ही शुगल मेला है जिसके लिए सब कुछ होता है। और कहने वाले कई सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उनका ये भी कहना है कि इस बार वैसे शायद पीएमएलएन को दे दिया जाए। वैसे तो खैर बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको ही हुकूमत मिल जाए कश्मीर की, मगर अब देखते हैं कि किसके हाथ रहता है। बहरहाल ये भी मरियम नवाज साहिबा ने, क्योंकि पंजाब में खासतौर पे लाहौर में हर जगह पे पंजाबी में भी बोर्ड्स लगवा दिए हैं, तो उन्होंने इसमें ये लिखा हुआ है, मतलब इस बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि जी जहां फंसो मैनू दसो, यानी जहां आप मुश्किल में फंसो तो आप इनको बताओ। तो मेरे ख्याल है इस वक्त लोग जो पानी में फंसे हुए हैं वो बार बार इन्हें बताने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मैडम शायद फोन ना उठा रही हो। उसी के साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जैसे मैंने कहा कि कई लोग जो हैं वो इस वक्त कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, और कश्मीर को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। और जी उसी में मोहम्मद मालिक साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनका कहना है इस्लामाबाद में हम सुन रहे हैं कि आजाद कश्मीर में नून लीग की बारी आएगी। जी हाँ, नून लीग की बारी आएगी से साफ मतलब ये है कि नून लीग ने जीतकर नहीं आना है, पीएमएलएन ने जीतकर नहीं आना है, बल्कि उनकी बारी लगाई जा रही है। लेकिन खैर इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तो उनको लाया गया है, लेकिन कश्मीर में उनको भाई लोग लाते हैं या नहीं, ये फैसला जो है ये अभी फौरी तौर पे तो खैर नहीं होगा, इसका तो आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा। पाकिस्तान में जी जितना बहुत ज्यादा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो है वो बार बार बताया जा रहा है कि जी प्रोटेस्ट चल रहा है भारत में स्टूडेंट्स के, ये वो, तो कम अज कम हमें इस पे थोड़ी सी शर्म तो आ जानी चाहिए कि भारत में इतनी डेमोक्रेसी है, भारत में इतनी आजादी है, भारत में इतनी पावरफुल
लोग रहते हैं कि अगर वो कोई प्रोटेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, और उनको दिखाया भी जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, पाकिस्तान की तरह नहीं कि ना बलूचिस्तान का दिखाते हैं, ना केपीके का, ना सिंध का, ना कश्मीर का। और उसके बाद मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि सेनेटर भी रहे हैं, और किसी जमाने में बहुत पहले, बहुत सालों पहले शायद हमारे स्टूडेंट, हम स्टूडेंट भी नहीं थे शायद, पता नहीं पैदा भी हो गए थे कि नहीं, उस वक्त जो है वो जर्नलिस्ट सुनाए, जर्नलिस्ट भी रहे। लेकिन बहरहाल उनका कहना ये, भारत में इस वक्त बेरोजगारी की जो परसेंटेज है वो 45% तक पहुंच चुकी है, और जो यंगस्टर्स हैं उनके सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। तो मुशाहिद साहब अगर ये परसेंटेज आप पाकिस्तान की बता देते तो ज्यादा अच्छा था। पाकिस्तान में पावर्टी लाइन के नीचे 50% तक लोग जो हैं वो जा चुके हैं। आपको नहीं पता होगा क्योंकि जाहिर है आपके घर में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप तो सबसे महंगे सेक्टर E7 में रहते हैं इस्लामाबाद में, हर वक्त आपकी ट्रैवलिंग होती रहती है, हर वक्त कभी इस कंट्री, कभी उस कंट्री, कभी उस कंट्री, और जाहिर उसमें भी पैसा लगता है। पाकिस्तान में जो है एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जॉबलेस है। लेकिन आप जो है वो पाकिस्तान की बात कभी नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान को छोड़कर आपको सारा दिन जो है ना बस वो भारत का दर्द पेट में होता रहता है। अगर यही दर्द आपको पाकिस्तान का हो जाए तो शायद बहुत सी चीजें सही हो जाए। लेकिन बजाय इसके कि वहां की परसेंटेज बताने, वहां पे लोग मौजूद है, वहां पे 1.5 अरब के करीब लोग मौजूद हैं जो अपनी गवर्नमेंट से सवाल भी करते हैं, और सवाल करने पर उनको उठा के नहीं ले जाया जाता जैसे हमारे यहाँ किया जाता है। तो मेरा ख्याल है ये परसेंटेज आप जरा पाकिस्तान की भी निकाल लें और एक स्टेटमेंट वो भी दे दें तो बेहतर होगा। बहरहाल पावर्टी लाइन के नीचे तो मैंने भी बता दिया आपको, 50% के करीब लोग जो है पावर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं और मजीद जाते जा रहे हैं। और उसके बाद हमारी जो फौज है वो काम जो कर रही है, तो अपने बिजनेसेस वगैरह तो चला ही रही है, लेकिन अब मैंने सुना है कि अब जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर भी पाकिस्तान की आर्मी ही काम करेगी। तो फिर सिविलियन गवर्नमेंट कर क्या रही है? मतलब वैसे ही आप लोग जो है वो कोई काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। लेकिन एक बार फिर अब इसी तरह की न्यूज जो है वो आ रही है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मरियम नवाज कसम खाकर कहती हूं, 1 रुपया भी किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दिल रोता है। क्या ओवर एक्टिंग है भाई इनकी, इनसे ज्यादा तो ओवर एक्टिंग से कम तो मैं अच्छा परफॉर्म कर लेती हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब ये कसम खाकर कहना जो है वो किसी 1 रुपए की भी चीज कीमत बढ़ती है, तो भाई इतने दिन से बार बार पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, हर चीज की प्राइस बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो फिर इसका मतलब है कमरा बंद करके और सिर्फ रोने का काम कर रहे होंगे। ना खा रहे होंगे, ना पी रहे होंगे, ना ही कोई और बाहर आना जाना कर रहे होंगे। लेकिन नवाज खैर मैं अभी बोल ही रही थी कि मुझे स्ट्रीम यार्ड ने उठा के बाहर फेंक दिया। पता नहीं, मुझे लगता है इसमें भी भाई लोगों ने कुछ कर दिया कि जैसे ही ज्यादा बोलना शुरू कर दो, जैसे इनकी कहानियां ज्यादा सुनाने लगो, तो ये फौरन ही ये उठा के बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद दोबारा से स्टूडियो में आना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहरहाल इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त घबराई भी नजर आ रही है, और जाहिर है घबराहट इन्हें कई तरह की है, और उसी के साथ साथ बार बार जो फ्यूल प्राइस बढ़ रही है वो भी इनके हक में नहीं जाएगी और ना ही जानी चाहिए। और लोग उसके ऊपर जी बड़ा नाराज हैं। उसके बाद जिस तरह के फ्लड आ रहे हैं, जिस तरह के पानी वगैरह आप लोग देख रहे हैं कि किस किस तरह से हर लोगों के घरों में और हर जगह पर ये पानी जा चुका है और लोगों को तबाही की तरफ ले जा रहा है, वो भी इनको जाहिर है कि साफ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद कुछ लोग इस तरह की ट्विटर के ऊपर पोस्ट लगा रहे हैं और उनका कहना ये है कि जी 2 बड़े ही मजबूत और 2 बड़े ही स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं वो इस फोटो में नजर आ रहे हैं जी। ये अहम तरीन पोस्ट के ऊपर हैं ये लोग। और उसके बाद ये कि साथ ही साथ ये कि जी पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं ये सैयद लोग, जो उन्होंने ये लिखा है जी। अब कई लोग इनसे ये भी पूछ रहे हैं जिन्होंने ये पोस्ट लगाई है कि भाई ये 2 अजीम तरीन, 2 मजबूत तरीन और 2 बहुत पहुंचे हुए लोग जो आप दिखा रहे हैं, आप जरा ये भी बता दीजिए कि ये लोग इस वक्त जो है वो अमेरिका से $10 बिलियन उधार मांग रहे हैं
और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि भाई हमें $10 बिलियन दे दीजिए। ये बात अमेरिका से की जा रही है और सऊदी अरेबिया से उधार तेल की बात की जा रही है। तो मजबूती का तो आलम यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और उसके बाद बातें ऐसी की जाती हैं जैसे लगता है कि पता नहीं हमने कौन सा तीर मार लिया है और हमारे लोग जो हैं वो कितने ही स्ट्रांग और कितने ही मजबूत है। और हालात ये हैं कि इस वक्त जो है कभी अमेरिका के आगे हम कटोरा लेके जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जी हमें कुछ $10 बिलियन दे दीजिए, दे देंगे आपको, वापस दे देंगे, खा थोड़ी जाएंगे। और इसी तरीके से हम जाकर सऊदी अरब के आगे नाक रगड़ रहे हैं और वहां के जो MBS हैं उनसे कह रहे हैं कि भाई हमें उधार तेल दे दीजिए। अब वो दें या ना दें उनकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल मांगना तो हमारा स्टाइल है और मांगने में तो हम बहुत माहिर हैं। तो इसलिए हम जाकर सऊदी अरब के आगे भी गिड़गिड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी आप हमें कुछ जो तेल वेल है वो दे दीजिए और हमारे से पैसा मत मांगिएगा। पैसा मांगेंगे तो खैर हमने तो एक डिफेंस पैक्ट भी करके रखा है वैसे तो सऊदी अरेबिया से, और सऊदीज को उस पर भी हमारे ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं जाकर शकी होता है। उनको लगता है पता नहीं ये जब अटैक वटैक होगा तो उस वक्त ये आ भी पाएंगे या कह देंगे कि मेरी साइकिल पंचर हो गई या मेरी बाइक पंचर हो गई या मैं सोता रह गया या मुझे पता नहीं लगा। इसलिए MBS जो है वो भी थोड़े होशियार ही मुझे लगता है, थोड़े से बैठे होंगे, थोड़े से अलर्ट ही होंगे कि पता नहीं ये पाकिस्तानी जो है ये पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। और खासतौर पर ईरान को लेकर तो डेफिनेटली उनको हमारे ऊपर बहुत शक होगा कि ईरान के साथ हम उनका साथ देंगे या हम ईरान का साथ देंगे। इसलिए कि वैसे हमें ईरान से कोई हमदर्दी नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि ईरान के साथ कोई पाकिस्तान का बड़ा कोई याराना लगता है या हम कोई उनको बहुत ही पसंद करते हैं और हम उन्हें बचाने पहुंचेंगे। असल में ईरान ने जो अरब कंट्रीज है उनकी मार बहुत लगाई है, इतनी मार लगाई है कि उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि इस किस्म के लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। आपने देखा है ना कि जब भी मैं तो खुद यही करती हूँ, मेरी छोटी सी गाड़ी है तो अगर मैं वो गाड़ी लेके निकलती हूँ और कोई बड़ी गाड़ी जो है मैं उसको बिल्कुल अपने से बड़ी गाड़ी को बिल्कुल ओवरटेक नहीं करती और ना इधर उधर से निकलने की कोशिश करती हूँ, सुकून से साइड होके निकल जाती हूँ। और अगर कहीं मुझसे मेरी गाड़ी से छोटी गाड़ी होती है तो वहां में छोड़ी होने शुरू होती है, अच्छा यहाँ ले आए, मैं यहाँ से निकलती हूँ, तो तब होता है, वरना नहीं तो जाहिर है कि पाकिस्तान का भी यही है कि ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज की मार लगाई है तो उसके बाद तो जी हमारी यही दुआ है कि भाई सऊदिया को ना ही छेड़े तो अच्छा है। इसलिए कि अगर उसने सऊदिया को छेड़ दिया तो उसके बाद अगर ईरान ने हमें छेड़ा तो फिर हम तो उठने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए कि UAE तो फिर चले, उसके पास पैसा वैसा बहुत है, बहुत लोग साथ देते हैं, तो UAE जो है वो फिर भी उठ गया। लेकिन हमें उठाने के लिए तो फिर यकीनन कहीं ना कहीं से लोगों को बुलाना पड़ेगा कि भाई इधर आ जाइए। इसलिए कि ईरान ने यहाँ पर यकीनन दो कान के नीचे दिए तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम मुझे नहीं लगता कि ईरान के लिए हम सऊदिया की मदद कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल सऊदिया से हमने पैसा तो लेना है और ऑयल तो लेना है उधार। और बाकी डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके भी हम पीछे लगे हुए हैं कि $10 बिलियन दे दो, क्योंकि हमने बात करवाई, क्योंकि हम थे बीच में, हमारी वजह से बातचीत हुई है। और ऐसा जो है वो मेजर गौरव भी कई बार अपनी वीडियोस में कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान ने क्योंकि मीटिंग करवाई थी, पाकिस्तान ने क्योंकि पीस टॉक करवाई थी, तो अब पाकिस्तान जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से $10 बिलियन जो है वो ट्रम्प को बहला फुसला के हम निकाल लें। लेकिन मुझे नहीं पता मेजर साहब हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। हम तो बड़े अच्छे बड़े नेक लोग हैं, लेकिन मेजर साहब को न जाने हम ऐसे क्यों लगते हैं। से क्या लेना देना? आप मैप दिखाइए, सामने मैप दिखाइए और मुझे बताइए कि अरब देशों को पाकिस्तान की लोकेशन से क्या लेना देना। कोई समझाए मुझे है ना पॉइंट है सर कि आप ये कहते हैं कि चाइना को लेना देना, ये मुझे बात समझ में आती है। हाँ, अगर आप कहते हैं अफगानिस्तान को लेना देना है तो बात मुझे समझ में आती है। ईरान की बात समझ में नहीं आती क्योंकि ईरान का अपने पास सी पोर्ट है और एक नहीं 5 10 पता नहीं कितने सी पोर्ट्स हैं उसके पास। अरब देशों का पाकिस्तान से, देखिए मैं आपको बात बताता हूं, अगर पाकिस्तान एडवांटेज लेता है और लेता भी होगा, हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन कौन से एडवांटेज ले रहा है पाकिस्तान, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कितने पैसे कमा लिए, पाकिस्तान को क्या इंपॉर्टेंस मिल गया, पाकिस्तान ने क्या कर लिया अपने। देखिए कोई भी देश की गवर्नमेंट ऐसे नापी जाती है कि उसके लोग, क्या भारत में गरीबी नहीं है? बिल्कुल है। और हम ये कंपेयर करते हैं ना कि 5 साल पहले 10 साल पहले गरीबी क्या थी, आज कितनी है, कितने लोग गरीबी के स्तर से ऊपर आ गए, अब जितने बिलो पॉवर्टी लाइन थे अब उतने नहीं है, अब बहुत कम हो गए, एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से कम, ये सारी के सारे डेटा, ऐसी तो देश बढ़ते हैं। तो अपने जियोपॉलिटिकल लोकेशन से इन्होंने क्या कर लिया
ये जियोपॉलिटिकल लोकेशन ही है जिसके चलते पाकिस्तान में इतना टेररिज्म है। ये जियोपॉलिटिकल लोकेशन इसका बहुत बड़ा एक कारण है। जी, तो ये थे मेजर गौरव आर्य जो बता रहे थे कि जी अरब देशों का पाकिस्तान से क्या लेना देना। अरे ना हो उनका कोई लेना देना, मतलब कोई उनका देना ही होगा, लेना तो कुछ नहीं होगा उन्होंने, और अगर लेने के लिए आएंगे तो हमने तो देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपने देखा कि किस तरीके से यूएई ने हमसे अपने पैसे निकलवा लिए। अब उसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेजर साहब और इस तरह के लोगों का जरूर रोल रहा होगा, जो उनके कान भर रहे होंगे कि पैसा इनसे ले लो भाई, अपने पैसे निकलवा लो। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बाकी जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे यहाँ कोई बिजनेस वगैरह तो होता नहीं है, ना ही हमारी कोई फैक्ट्रीज चल रही है, ना ही कोई और ऐसा काम हो रहा है जिसको हम दुनिया को जिसकी जरूरत पड़े। तो हम सिर्फ अपनी लोकेशन का ही फायदा उठाते हैं कि जी हम अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर है, भारत के साथ भी, ईरान के साथ भी बॉर्डर है, तो बस उसी का फायदा उठाकर हमारा जो है ना ऊपर वाला हमारी रोटियां चलाता रहता है। तो हमारी रोटियां चल रही हैं, मतलब हमारे यहाँ से मेरा मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट की भी, हमारे सिविलियन जो हैं उनकी भी, और भाई लोग की तो आपको पता ही है, भाई लोग के तो मजे ही मजे। तो बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।